नमस्कार, न्यूज़ एट 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे में बात होगी प्रमुख देश और दुनिया की खबरों की। साथ ही नजर डालेंगे नई दिल्ली में होने वाली है आज 5वीं भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक। साथ ही नजर डालेंगे संसद के शीतकालीन सत्र की तारीखें सामने आ गई हैं। कौन कौन से विधेयक हैं जो इस सत्र में पास हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो इजराइल हमास संघर्ष पर हमारी नजर बनी रहेगी। साथ ही खेल और कारोबार जगत की खबरों पर भी नजर डालेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले सुर्खियों के साथ। नई दिल्ली में आज 5वां भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद। दोनों देशों के बीच रक्षा और प्रौद्योगिकी मुद्दों पर प्रमुखता से होगी चर्चा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने का आज अंतिम दिन। राज्य की सभी 119 सीटों पर 30 नवंबर को होगा मतदान। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज देहरादून में आईटीबीपी की रेजिंग डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। संसद के शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से होगा शुरू। 22 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में होंगी कुल 15 बैठकें। विधायी कामकाज के साथ ही अन्य प्रमुख विषयों पर होगी चर्चा। दिल्ली एनसीआर में कल देर रात से हो रही है तेज हवा के साथ बारिश। वायु प्रदूषण से मिली थोड़ी राहत। वहीं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी हुई ताजा बर्फबारी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका ने कहा इजरायली उत्तरी गजा में प्रतिदिन 4 घंटे का मानवीय विराम शुरू करने पर हुआ सहमत। संघर्षग्रस्त क्षेत्र से नागरिकों को निकासी और मानवीय सहायता पहुंचाने में मिलेगी मदद। खेल की खबरों में क्रिकेट विश्व कप में आज दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान होंगे आमने सामने। कल खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी दावेदारी की और मजबूत। और आज धनतेरस के साथ ही दीपावली के 5 दिवसीय पर्व की हुई शुरुआत। देश भर के बाजारों में रौनक। धनतेरस पर लोग जमकर करते हैं खरीदारी। और सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। और शुरुआत नई दिल्ली में आज भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता से होगी। इससे पहले आज अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से नई दिल्ली में मुलाकात की है। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि एंटनी ब्लिंकन की इस यात्रा से भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ावा मिलेगा। नई दिल्ली में आज 5वीं भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होगी। भारत दौरे पर आए अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता की सह अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद ऑस्टिन और राजनाथ सिंह के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होगी। डॉक्टर एस जयशंकर भी अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। 2+2 संवाद के दौरान दोनों देश रक्षा और सुरक्षा सहयोग, प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखला सहयोग के पहलुओं में हो रही प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष समसामयिक क्षेत्रीय मुद्दों का भी जायजा लेंगे और बहुपक्षीय प्लेटफॉर्मों और क्वाड जैसे ढांचे के माध्यम से सहयोग बढ़ाने के लिए साझा प्राथमिकताओं के बारे में विचारों का आदान प्रदान करेंगे। और अब बात 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई, यानी कि जनादेश से जुड़ी हुई। और शुरुआत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार चरम पर है। सभी पार्टियों ने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर एक ही चरण में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहाँ दूसरे चरण के तहत 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा। पहले चरण में यहां 7 नवंबर को 20 सीटों पर 78% मतदान हुआ था। राजस्थान में भी चुनावी दंगल में नेता जोर आजमाइश कर रहे हैं। यहां सभी 200 सीटों पर 25 नवंबर को मतदान होगा।
मध्य प्रदेश के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी मतदाताओं के मन में जगह बनाने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। कोई पूड़ियां तल रहा है तो कोई जलेबी और पान बना रहा है। कांग्रेस कह रही है कि हर वर्ग की जनता से सीधे संवाद की कांग्रेस की ये पुरानी पद्धति है, तो वहीं भाजपा कह रही है कि ये जनता और नेता के बीच लगाव को दर्शाता है। पान और जलेबी बनाते ये हैं मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग। ये भोपाल की नरेला विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं। जनसंपर्क के दौरान रोज इनकी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कहीं वे चाकू में धार बनाते दिख रहे हैं तो कहीं पूड़ियां तलते। ऐसी तस्वीरें कांग्रेस प्रत्याशियों की भी देखने को मिल रही हैं। साइकिल से अपनी विधानसभा में घूमने वाले इंदौर की राऊ विधानसभा सीट से चौथी बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी भी इन दिनों पूड़ियां तलते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी परंपरा है, इससे जनता से सीधा संवाद बना रहता है। भारत में चुनाव जो है लोकतांत्रिक पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। सभी नेता जो है कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के समय से लोगों के साथ इसी तरह संवाद करती आई है। कांग्रेस पार्टी की पुरानी परंपरा है। वहीं भाजपा का कहना है कि उनके नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच के लोग हैं। भाजपा के कार्यकर्ता जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसके उत्सव, उसके कामों में भागीदारी करते हैं, जबकि कांग्रेस चुनाव के समय इस तरह का पाखंड करती है। भारतीय जनता पार्टी की तो कार्यपद्धति का भाग है कि बीजेपी के हर नेता कार्यकर्ता जनता के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर उसके उत्सव में, उसके आयोजन में, उसके कार्यों में भागीदारी करते हैं। कांग्रेस जरूर चुनाव के समय इस प्रकार की पाखंड करती है। मतदान में अभी कई दिन बाकी हैं। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आएगी, ऐसी तस्वीरें और देखने को मिलेगी। आदित्य श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। चलिए मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव प्रचार जोरों पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में कई जगहों पर रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के निर्माण को कई सालों से लटका रही थी, लेकिन मोदी सरकार के आते ही ये काम तुरंत पूरा हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी छत्तीसगढ़ के कोरिया और कोरबा में जनसभा को संबोधित किया। विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के नेताओं का तूफानी प्रचार दौरा जारी है। इस क्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के पाशलगांव, जशपुर, कुनकुरी और चंद्रपुर रथ में सभा की। जशपुर में एक चुनावी रैली में अमित शाह ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। वहीं अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रमा पर चंद्रयान भेजा तो उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट नाम देकर भगवान शंकर के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का काम किया। मोदी जी ने चंद्रयान भेजा चंद्रमा पर, तो वो पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट देकर भगवान शंकर के श्रद्धा व्यक्त करने का काम किया। और यहां कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने क्या करा? महादेव ऐप से जोड़ के सट्टा खोलने का काम करा। अरे भाई शर्म करो, शर्म करो, कम से कम महादेव को तो छोड़ देते। चंद्रपुर विधानसभा के डबरा गांव में गृह मंत्री अमित शाह को सुनने हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। जनता को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के निर्माण को कई सालों से लटका रही थी, लेकिन मोदी सरकार के आते ही ये काम तुरंत हो गया। एक कांग्रेस पार्टी 550 साल से रामलल्ला अपमानित अवस्था में थे। 70 साल से आजाद हुआ तब से राम मंदिर का मुद्दा अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। आपने मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने इसका भूमि पूजन किया और 22 जनवरी 2024 को रामलल्ला अपने विराट मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ के कोरिया और कोरबा में जनसभा को संबोधित किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है।
और बार बार राहुल गांधी जी का नाम लेते हैं। एक एक स्पीच में उन्होंने, एक एक भाषण में कांग्रेस का नाम कम से कम 50 बार लेते हैं। क्यों? वहीं एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ सरकार बेहतर कानून व्यवस्था का दावा कर रही है, वहीं बेमेतरा जिले के विधानसभा क्षेत्र नवागढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी गुरु रुद्र कुमार के काफिले पर पथराव हुआ। वे अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार करने ग्राम झाल गए थे। इस दौरान वापसी में गांव के बाहर कुछ अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव किया गया। इससे गुरु रुद्र कुमार की गाड़ी का शीशा टूट गया। उनके काफिले में 3 गाड़ियां चल रही थीं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण में भाजपा ने 20 में से 18 सीटें जीतने का दावा कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस बस्तर की सभी सीट जीतने का दावा करते हुए राजनांदगांव में रमन सिंह को भी हराने का बड़ा दावा कर रही है। ऐसे में देखना यह है कि छत्तीसगढ़ चुनाव के दूसरे चरण का रुख क्या रहता है। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं का प्रचार जीत में कितना तब्दील होता है। ब्यूरो इनपुट के साथ जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और अब बात तेलंगाना में विधानसभा चुनावों की, जहां नामांकन पत्र भरने का आज अंतिम दिन है। 13 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए इस महीने की 15 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। राज्य में कुल 119 सीटों के लिए इस महीने की 30 तारीख को वोट डाले जाएंगे। 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएंगे। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी है। इस सूची में 14 प्रत्याशियों के नाम हैं। राज्य में मतदान एक चरण में 30 नवंबर को होना है। इस बीच राज्य में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख प्रचारक मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए जुटे हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने तेलंगाना में रोड शो और सार्वजनिक रैली की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रोड में 10 किलोमीटर तक केवल बीजेपी और कमल ही दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट केसीआर और बीआरएस को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेने वाले युवा सड़कों पर हैं। भूमिका तेलंगाना के युवाओं की थी, नौजवानों की, किसानों की भूमिका थी और 8000 किसानों को आत्महत्या पिछले 8 साल में करनी पड़ी, क्योंकि केसीआर के कारण, इनके घोटालों के कारण। लेकिन नौजवानों से पूछता हूं, तेलंगाना बनाने के लिए आपने अपने कुर्बानी दी थी, बलिदान दिया था। आज यहाँ पर सरकार बदलने के लिए योगदान दोगे? सरकार बदलोगे? सरकार बदलोगे? ईमानदार सरकार लाओगे? कमल का फूल खिलाओगे? वहीं बीआरएस अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को सिद्दीपेट जिले में अपने गजवेल विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। गजवेल पहुंचे राव ने रिटर्निंग ऑफिसर को अपना नामांकन सौंपा। कामारेड्डी के मौजूदा विधायक गंपा गोवर्धन और पार्टी के अन्य नेताओं की मौजूदगी में राव ने कामारेड्डी में रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में अपना नामांकन पत्र जमा किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार देर शाम जौली ग्रांट स्थित देहरादून एयरपोर्ट पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां उनका स्वागत किया। अमित शाह आज आईटीबीपी की रेजिंग डे परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के दौरान की गई थी और यह एक सीमा सुरक्षा पुलिस बल है जो उच्च ऊंचाई वाले अभियानों में विशेषज्ञता रखता है।
और अब खबर संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई। संसद का शीतकालीन सत्र आगामी 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अमृतकाल के बीच सरकार सत्र के दौरान विधायी कामकाज और अन्य विषयों पर चर्चा करेगी। इससे पहले सितंबर में संसद का विशेष सत्र आयोजित किया गया था, जिसमें ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया था। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया ने एक आवेदन दायर कर हिरासत में रहते हुए अपनी बीमार पत्नी से 5 दिनों की अवधि के लिए मिलने की अनुमति मांगी है। यह आवेदन राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर किया गया है। विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल आज अर्जी पर सुनवाई करेंगे। कोर्ट दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े CBI और ED के मामलों की सुनवाई कर रही है। पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया CBI के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी आरोपी हैं। दोनों मामलों में सिसोदिया और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग को लेकर एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। आज भी राज्य जांच एजेंसी अनंतनाग के बिजबाहारा जबालीपुरा और कश्मीर के अन्य जिलों में कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। इससे पहले भी बुधवार को एजेंसी ने कई जगहों पर छापेमारी की थी। और अब बदलते मौसम के मिजाज की दिल्ली NCR में कल देर रात से हवा के साथ बारिश हो रही है। दिल्ली के वायु प्रदूषण में थोड़ी राहत तो मिली है, हालांकि बारिश के बाद कुछ ठंड बढ़ने की भी उम्मीद है। वैसे दिल्ली के मौसम विभाग के क्षेत्रीय केंद्र ने कुछ घंटे पहले ही दिल्ली NCR और आसपास के इलाके में हल्की बारिश होने की संभावना जताई थी। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम दिल्ली और NCR के अलग अलग स्थानों में गरज के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होने की बात कही थी। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिला है। कई दिनों से धुंध में लिपटी दिल्ली में साफ मौसम देखा गया है। उधर जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में जबरदस्त हिमपात हुआ है। आज हुई ताजा बर्फबारी से सब कुछ सफेद चादर से ढक गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के कोकसर क्षेत्र में भी ताजा बर्फबारी हुई है। तो लाहौल स्पीति के कोकसर में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है और मौसम ने करवट ली है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी हुई है, सफ़ेद चादर से ढक गया है। और वहीं लाहौल स्पीति के कोकसर में भी ताज़ा बर्फबारी दर्ज की गई है। वहीं दिल्ली NCR में भी हल्की बूंदाबांदी सुबह से ही चल रही है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। रक्षा मंत्रालय के सबसे पुराने थिंक टैंक USI और PCTI ने संयुक्त रूप से पंजाब में सैन्य विरासत स्थलों के लिए वीर नारियों और NCC कैडेटों के लिए एक दौरे का आयोजन किया है। समूह द्वारा देखे गए प्रमुख स्थलों में से एक फिरोजपुर में गुरुद्वारा था, जो ब्रिटिश भारतीय सेना के 21 सिख सैनिकों की याद में बनाया गया था, जिन्होंने 1897 में 10,000 से अधिक अफगान काबिलियाई के खिलाफ सारागढ़ी की लड़ाई बहादुरी से लड़ी थी। ने अपने वचनों में बोला है कि जो आदमी अपने देश, अपनी भूमि के लिए अपना बलिदान देगा वो हज़ारों जन्मों तक जो है वो स्वर्ग का आनंद लेगा, और जो अपने देश से गद्दारी करेगा, अपनी भूमि के लिए मर मिटने के बजाय जान बचाने के लिए दौड़ जाएगा, उसको नरकों में जाना पड़ेगा। तो ये जो बातें हैं ये हमें प्रेरणा देती हैं। हुसैनीवाला में समूह ने शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और BK दत्त के स्मारक का दौरा किया। पाकिस्तान सीमा पर हुसैनीवाला चेक पोस्ट पर बीटिंग ऑफ रिट्रीट सेरेमनी देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए। तो NCC कैडेट्स ने हुसैनीवाला का दौरा किया है।
इतिहास पढ़ने में और फील करने में बहुत अंतर होता है, और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, कई बार चीज़ें देखी हैं, समझी हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जैसा मुझे फील हुआ कि नहीं, उस समय जो हुआ होगा और कितना दर्दनाक माहौल था, और भारत जैसे संघर्ष में अपना लड़ा, और भगत सिंह और ये जगदू और सुखदेव जैसे इन्होंने फांसी पे मतलब फील एक बहुत अच्छा फील हुआ, मतलब इमोशंस जाग गए पूरा देश के प्रति। मेरे यहाँ आने का मकसद ये था कि मैं जो ये बॉर्डर देखूँ, इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा, यानी कि जो मेरे हस्बैंड ने उस टाइम देखा था, वो कर रहा था, वो मेरे को आज फील हो रहा है। आप क्योंकि एक वीर नारी हैं, उन्होंने अपनी जीवन की आहुति दे दी, सैक्रिफाइस कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको वो सारे भाव मन में आ रहे हैं मैम, अभी भी मेरी आंखें नम हो रही है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में शिवपुर फोरसा रोड इलाके में स्थित एक गोदाम में भयानक आग लग गई। दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, जो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। उधर मुंबई में गुरुवार रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 9 लोग घायल हैं, जिनमें 2 लोगों की हालत अत्यंत गंभीर है। हादसे में कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। घटना मुंबई के बांद्रा की है। मुंबई पुलिस के डीसीपी कृष्णकांत उपाध्याय ने घटना की जानकारी दी है। बुलेटिन में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 10 में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। समझ कर इन्वेस्ट कर। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में एक बार फिर आपका स्वागत। और आज धनतेरस है और इसी के साथ दीपावली पर्व की शुरुआत हो गई है। धनतेरस पर्व प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। बाजारों में रौनक बढ़ गई है। आज के दिन लोग जमकर खरीदारी करते हैं। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन आदि खरीदने की परंपरा है। इस दिन धन्वंतरी देव के साथ मां लक्ष्मी और कुबेर देव की भी पूजा की जाती है। भगवान धन्वंतरी को आरोग्य का भी देवता माना जाता है। और धनतेरस के पावन पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर संदेश साझा किया है। उन्होंने शुभकामनाओं में कहा है कि देश के मेरे सभी परिवारजनों को आरोग्य एवं सुख समृद्धि के प्रतीक पर्व धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। मेरी कामना है कि भगवान धन्वंतरी की कृपा से आप सभी सदैव स्वस्थ, संपन्न और प्रसन्न रहें, जिससे विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा मिलती रहे। प्रयागराज में धन्वंतरी जयंती के अवसर पर पवित्र संगम पर डुबकी लगाने के लिए लोगों का हुजूम देखने को मिला। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन स्नान करने से सारे पापों से मुक्ति मिलती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में कलश लिए समुद्र में से प्रकट हुए थे। इसीलिए आज के दिन संगम में डुबकी लगाना शुभ माना जाता है। दिवाली से पहले महाराष्ट्र के ठाणे के बाजारों में रौनक है। लोगों में दिवाली को लेकर उत्साह का माहौल है और वो जमकर खरीदारी कर रहे हैं। दिवाली ठाणे के जेल में बंद कैदियों के लिए एक बहार लेकर आई है। इस बार दिवाली के मौके पर कैदियों ने खुद से सामान बनाए हैं। आइए देखते हैं। दिवाली का त्योहार नजदीक आ गया है। हर जगह की तरह ठाणे शहर में भी बाजार सज गए हैं। रंग बिरंगी सजावट से हर तरफ जगमग हो रही है। वहीं ठाणे सेंट्रल जेल के कैदियों ने भी दिवाली के लिए तरह तरह के सजावटी सामान तैयार किए हैं। अलग अलग अपराधों की सजा काट रहे इन कैदियों की प्रतिभा और कौशल देखते ही बन रही है। जेल के अंदर इस तरह के सकारात्मक माहौल के लिए जेल अधिकारियों ने खास प्रयास किए हैं।
जो भी यहाँ पे जो बंदी आते हैं वो जन्म से क्रिमिनल नहीं रहते, तो अंदर आने के बाद उनमें सुधार लाने के लिए हम लोग यहाँ पे अलग अलग तरह के ट्रेनिंग उनको देते हैं। थाना जेल में यहाँ पे एक स्टिचिंग सेक्शन है और कारपेंट्री सेक्शन है, बेकरी सेक्शन है और यहाँ पे इंस्ट्रक्टर लोग हैं, तो यहाँ पे उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे एनजीओ के माध्यम से हमने आकाश कंदील बनाए हैं, पंक्ति बनाई है, तो बहुत सारे आइटम आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। इन कैदियों ने न सिर्फ मिट्टी के दिए बनाए बल्कि खूबसूरत लालटेन भी बनाए हैं। हर चीज में इनकी रचनात्मकता की झलक बखूबी मिल रही है। यहाँ के कैदी भले ही सलाखों के पीछे हैं, लेकिन मौका मिलते ही तमाम खूबसूरत चीजें बना डाली हैं। थाने कलेक्टर अशोक सिंगारे ने इस दिवाली सेल का उद्घाटन किया। इसमें उनकी कला कौशल, बहुत बढ़िया कला कौशल उन्होंने की है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो वो उनका वक्त भी अच्छी तरीके से वहाँ बिता पाएंगे जेल में, और यहाँ से रिहा होने के बाद वो अपनी ज़िंदगी में अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए कोशिश जो उनकी जारी है उसमें उनको सहायता होगी। ये दोनों चीज़ें मायने रखते हुए, सामने रखते हुए ये कोशिश जिला प्रशासन और कारागार प्रशासन ने की है। मैं उनको दाद देता हूँ। इस पहल ने न सिर्फ दिवाली के जश्न को दुगना किया, बल्कि इन कैदियों के जीवन में एक परिवर्तनकारी कदम की शुरुआत की। जब ये लोग अपनी सजा काटने के बाद समाज में वापस लौटेंगे तो निश्चित तौर पर आत्मविश्वास से भरे होंगे। थाने ब्यूरो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश भर में दीपावली की तैयारियां जोरों पर है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर के चल रहे निर्माण कार्य के बीच इस बार दुगने उत्साह के साथ भव्य दिवाली मनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। तो वहीं प्रयागराज में भी दीपावली कार्निवल का आयोजन किया गया, जिसमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के 14 वर्ष वनवास काटकर वापस आने की प्रतीक्षा में सज धज कर तैयार हो रही है। अयोध्या आनंदित है, प्रफुल्लित है और अपने आराध्य के आगमन की आहट से ही अनूठी छठा में निखरती जा रही है। राम की पैड़ी और सरयू तट के साथ ही आसपास के मार्ग रोशनी से जगमगाने लगे हैं। टिमटिमाती रोशनी अयोध्या के त्रेता काल के सौंदर्य को परिभाषित कर रही है, तो राम की पैड़ी के साथ ही सरयू तट के 51 घाट पर 25,000 वॉलंटियर 25 लाख दिए बिछाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में रामलला 22 जनवरी को अपने मंदिर में स्थापित होंगे। इस बात की खुशी भी दीपोत्सव की तैयारी में छाई हुई है। उत्साह और उमंग से लबरेज वॉलंटियर्स ने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे अवसर और कार्य में हिस्सा लेने का मौका मिला है जो हमारे आराध्य से जुड़ा है। यहाँ पे अलग अलग विद्यालय के विद्यार्थी हैं और सबको एक नियमित तय कर दिया गया है कि आपको वह एक रो आपको पूरी करनी है। सबकी रो बटी हुई है सभी विद्यालयों के। हर्षोल्लास है, सबको इतनी खुशियाँ हैं। इस बार इसलिए इतना ज़्यादा हो गई है क्योंकि इस बार राम जी इस बार अपनी जगह पे विराजमान होंगे और उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और मोदी जी के कर कमलों द्वारा, इसलिए इस बार बहुत ज़्यादा खुशी है हम लोगों को यहाँ पे आने की और यहाँ पे दिया सजाने का, दिया जलाने का काम बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत हर्षोल्लास से मिला। हर वर्ष भव्य और सबसे ज़्यादा खास है मेरे हिसाब से, क्योंकि इस वर्ष राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और सबके अंदर मतलब उत्साह अपने चरम पर। दीपावली के शुभ मौके पर प्रयागराज में दीपावली कार्निवल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने कई रंगारंग प्रस्तुतियां दी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी थे, जिन्होंने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि बड़े गर्व की बात है कि इस बार लोग दीपावली दोगुने उत्साह से मना रहे हैं, क्योंकि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है, जिसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन, जहां भारत और अमेरिका के बीच 2+2 संवाद हो रहा है। ये आप ताज़ा तस्वीरें देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन।
तो बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी टीटी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। अलग है हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में एक बार फिर आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दीपावली से जुड़ी खबरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। दीपावली आते ही शहर के प्रमुख बाजार देर रात तक ग्राहकों से गुलजार होने लगे हैं। तो वहीं उन्नाव में सरकार की योजना राजकीय आजीविका मिशन के तहत काम कर रही महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे सामानों को भी काफ़ी लोग खरीद रहे हैं। इसके अलावा हमीरपुर में भी रोशनी का पर्व दीपावली को लेकर बाजारों में काफ़ी रौनक देखने को मिल रही है। दीपावली की खरीदारी को लेकर ग्राहक उत्साहित हैं। ग्राहकों को फूल, मिठाई, गुलाब, कमल, सूरजमुखी के साथ चॉकलेट व फूलों की सुगंध, पानी में जलने वाली फूलों की आकृति की मोमबत्तियां भी लुभा रही हैं। रेलवे रोड स्थित अन्य बाजारों में कृत्रिम फूल, फ्लावर पॉट, लड़ी समेत घर को सजाने वाले अन्य सामानों की बिक्री के लिए लग चुके हैं। कहीं मिठाइयों को लजीज बनाने की तैयारी है तो कहीं दियों का बाजार सजने लगा है। खासकर मिट्टी के रंग बिरंगे दिए बनाए जा रहे हैं जो लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। इस बार वोकल फॉर लोकल पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। वहीं मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कैलाश का कहना है कि दीपावली आने से मिट्टी के बर्तनों की मांग बढ़ गई है, जिससे हमारा फायदा हो रहा है और आमदनी बढ़ी है। दीपावली आने से हमारे जो है मिट्टी के बर्तनों की मांग भी बढ़ रही है, हमारा भी उसमें फायदा हो रहा है, आमदनी भी हो रही है थोड़ा। और आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी का ही बर्तन खरीदें। तो हमारा कारोबार है जो लोकल फॉर वोकल में जो योगी जी ने किया है हमारे लिए, तो हम उस मूर्तियों को बनाते हैं और हमारा व्यापार बढ़ा है और दुगना बढ़ा है। सरकार की योजना राजकीय आजीविका मिशन के तहत उन्नाव में काम कर रही महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे सामानों की खरीदारी जोरों से चल रही है। जिला कार्यालय में लगे स्टॉल लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली। Secretary Austin and Secretary Blinken, it is a great pleasure to receive you both in India. I fondly recall our last ministerial 2+2 meetings in Washington, D.C. in April 2022. I welcome both of you and your delegation of India. The India-US bilateral relationship has seen a growing convergence of strategic interests and enhanced defense, security, and intelligence cooperation. Defense remains one of the most important pillars of our bilateral relationship. Your visit to India is at a time when India and US are closer than ever before. In spite of various emerging geopolitical challenges, we need to keep our focus on the important is critical for ensuring a free, open and rules-bound Indo-Pacific region. We look forward to closely working with the US across the domains of defense for capability building and for an abiding partnership which can address emerging challenges. I look forward to an engaging and enriching discussions today. Now I invite my counterpart, Secretary Austin, to make his opening remarks. Thank you very much. Well, good morning. It's great to be back in India. Secretary Blinken, Minister Singh, Minister Jaishankar, we're meeting at a time of great momentum. In the United States and India partnership. In the face of urgent global challenges, it's more important than ever
that the world's two largest democracies exchange views, find common goals, and deliver for our people. We've made impressive gains in building our major defense partnership over the past year, and that will help us contribute even more together to the cause of peace and stability. We're integrating our industrial bases, strengthening our interoperability, and sharing cutting-edge technology. The scope of our cooperation is vast. As our ambassador is fond of saying, it stretches from the seabed to space. And of course, the strength of our partnership is rooted in the people-to-people ties that are the heart of our long-standing friendship. Together, our diplomats, entrepreneurs, and students are expanding our partnership in new domains, including clean energy, artificial intelligence, and semiconductors. Our increasingly strong ties give us all hope for the future of this partnership and for our common efforts toward a more secure world. So I look forward to today's discussions and to an ambitious agenda that will keep moving our partnership into the future. Thank you. Thank you, Secretary Austin. Colleagues, this visit is part. Highlight this year was the Prime Minister's historic state visit to the United States in June, which has truly opened a new chapter in our relationship. President Biden's visit to Delhi in September contributed immensely as well to the positive trajectory of our ties. His support was key to ensuring productive outcomes at the G20 summit. The dialogue today will be an opportunity to advance the vision of our respective leaders, building a forward-looking partnership while we construct a shared global agenda. In the 2+2, we will undertake, as we have done before, a comprehensive overview of cross-cutting strategic defense and security ties, technology and supply chain collaborations, and people-to-people exchanges. Our meeting takes place even as we make rapid strides in all aspects of our bilateral agenda. Our trade is today in excess of $200 billion US. FDI is rising in both directions. 270,000 Indian students study in the United States, and we have a diaspora of 4.4 million. We are exploring domains such as critical technologies, civil outer space collaboration, and critical minerals, even while consolidating established domains. Raksha Mantri ji has highlighted new elements of our defense cooperation, including industry collaboration and innovations. A key focus of our discussions today will be the Indo-Pacific region. As we all know, India and US are key members of the Quad, which is scheduled to meet at a leaders level early next year in India. Similarly, we are also engaged in other plurilateral frameworks which reflect our strategic convergences, such as the IPEF, I2U2, and the recently launched IMEC. In context of the ongoing global developments, I look forward to exchanging views about developments in West Asia, Middle East, and Ukraine, amongst others. Once again, I welcome you, Secretary Blinken and Secretary Austin, and laud both of you for your friendship and for your support for our ties. May I now request Secretary Blinken to deliver his opening remarks. Jai, thank you so much to you, to Minister Singh, to my friend Lord Austin. We're both grateful for your hospitality, for your partnership, and for this opportunity to join you for what is now the fifth. For your partnership, and for this opportunity to join you for what is now the fifth U.S.-India 2+2 ministerial dialogue. When President Biden hosted Prime Minister Modi at the White House in June, both of our leaders set out a very ambitious agenda to build an even stronger and even more comprehensive strategic partnership that delivers for our people, as well as for the region, and we believe for the world. And together, we have been taking very concrete steps to deliver on the vision that our two leaders put forward. We are promoting a free and open, prosperous, secure, and resilient Indo-Pacific, including by strengthening our partnership through the Quad with Japan and Australia,
One significant way we're doing that is by enhancing maritime domain awareness, sharing commercial satellite data with countries in the region to boost their capacity, for example, to combat illegal fishing, piracy, drug trafficking. We're also coordinating humanitarian relief and disaster response efforts in the Indo-Pacific. We're harnessing together the power of innovation to make our economies more resilient and to make our communities more secure while expanding inclusive economic opportunity. That's evident in the cooperation on semiconductors and advanced biotechnology, on our unprecedented investments in deploying clean energy at scale in our countries as well as across the region, and our joint research and exploration projects in space. We're bolstering our partnership in international peace and security, and specifically working to promote the world's rules-based order and uphold the principles at the heart of the United Nations Charter: sovereignty, territorial integrity, independence. Our defense cooperation, which we're strengthening again today, is a key pillar of that work. Finally, we're deepening the remarkable ties between our people, which is really at the heart of everything, exploring new educational exchanges, even building on what you've already described, steps to facilitate travel between our countries, reducing visa wait times. If there's one thing we've learned over the recent decades, it's that when Indians and Americans study together, work together, collaborate together, the possibilities for progress are infinite. It's that sense of possibility that animates our enduring focus on this partnership and on the region that we share. Indeed, this trip is part of an intensive period of American diplomacy in the Indo-Pacific. We are living, as Secretary of Defense said, in an incredibly complex and difficult moment. No shortage of shared challenges that require our attention, require our determination, require our collaboration. And it only underscores how vital the U.S.-India partnership is and how important our efforts are to further strengthen it, including through the dialogue today. So thank you to our hosts, thank you to our colleagues, thank you to our friends. Thank you, Tony. Kindly may I now move request so that we can then begin our closed door session. तो आप देख रहे थे नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन से ये सीधा प्रसारण, जहां अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री नई दिल्ली के दौरे पर हैं और दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कर रहे हैं। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए हैं, साथ ही साथ सामरिक संबंध है वो प्रगाढ़ हुए हैं। रक्षा और इंटेलिजेंस क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। इस मौके पर अमेरिका के रक्षा मंत्री ने भी का स्वागत किया और दिल्ली आकर अपना आभार व्यक्त किया। साथ ही हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि कैसे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की लगातार जो मुलाकात हुई है, इसके बाद जो 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हो रही है, उसको कैसे ये जो वार्ता है वो आगे लेकर जाएगी और दोनों देशों के बीच जो रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग है उस पर जो चर्चा होने वाली है आज, उसको और जो है सफलता हासिल होगी। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अलग है हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बना है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय रेल पहली बार पूजा स्पेशल ट्रेनों की फहरिस्त में वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनें चला रही है। राजधानी स्पेशल और गति शक्ति स्पेशल ट्रेन भी मुसाफिरों को दीपावली में अपने प्रियजनों तक पहुंचाने में राह आसान बना रही हैं। दिल्ली के स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। कैसा है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नज़ारा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश राज। अमूमन रेगुलर ट्रेनों में भारी भीड़ दिखाई पड़ती है और स्पेशल ट्रेनों की जानकारी लोगों को नहीं मिल पाती है। शायद इन बातों को ध्यान में रखकर भारतीय रेल ने इस बार ये व्यवस्था की है कि लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिले ताकि वो स्पेशल ट्रेनों से अपने गंतव्य स्थल तक जा सके। इसके लिए भारतीय रेल इश्तहार निकाल रहा है अखबारों में और अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसकी जानकारी कहीं ना कहीं देने की कोशिश की जा रही है।
त्योहारों के मौसम में यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा करवाना रेलवे के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होती, लेकिन भारतीय रेल त्योहारों के मौसम में स्पेशल ट्रेनें चलाकर मुसाफिरों को राहत का पैगाम देती है। इस बार भी इस फेस्टिव सीजन में भारतीय रेल ने तकरीबन 150 ट्रेनें चलाकर मुसाफिरों को दीपावली और छठ पूजा में अपने गृह जनपद तक पहुंचने में मदद करने का भरसक प्रयास किया है। इस बार रेलवे ने पटना के लिए वंदे भारत पूजा स्पेशल ट्रेनें भी चलाई हैं। गति शक्ति एक्सप्रेस और राजधानी स्पेशल ट्रेन भी बिहार और यूपी के मुसाफिरों के लिए राहत प्रदान कर रहा है। 150 विशेष रेलगाड़ियां करीब 712 ट्रिप्स यानी कि फेरे लगाएंगी और इन फेरों में करीब हर एक ट्रेन हमें करीब 2000 से 2200 के करीब जो है रेल यात्रियों को सर्विस देता है, कैटर करता है। यानी इस लिहाज से अगर हम देखें तो करीब 14 लाख रेल यात्रियों को इसका लाभ होगा। अमूमन दिल्ली के तमाम रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करना आरपीएफ के लिए मुश्किल भरा काम होता है, लेकिन इस बार प्लेटफॉर्म पर भगदड़ को रोकने के लिए बाकायदा बैरिकेडिंग करके सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच यात्रियों को सीटों पर बिठाया जा रहा है। बहुत सिस्टमेटिक वैसे काम हो रहा है हमारा, इसलिए मैं तो एक यूथ होने के नाते खुशी हूँ। फैसिलिटीज पहले से तो काफी बेहतर है जैसा हम फील कर पा रहे हैं। वंदे भारत स्पेशल ट्रेन 6 फेरे, राजधानी स्पेशल ट्रेन 8 फेरे और गति शक्ति स्पेशल एक्सप्रेस 12 फेरे लगाकर बिहार और उत्तर प्रदेश के यात्रियों को अपने घरों तक पहुंचाएगा, ताकि मुसाफिर अपने प्रियजनों के साथ दीपावली का त्योहार सेलिब्रेट कर सके। फेस्टिव सीजन में भारतीय रेल साधारण गाड़ियों का परिचालन पहले सुनिश्चित करता था, लेकिन इस बार वंदे भारत, राजधानी स्पेशल और गति शक्ति एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें फेस्टिव सीजन में चलाकर भारतीय रेल ने आम लोगों को राहत देने की भरपूर कोशिश की है और प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ के जवान भीड़ को नियंत्रित करने में भी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। कैमरामैन एसएन मिश्रा के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि जिन जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया था, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। आज इसी कड़ी में पेश है आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू की कहानी, जिन्होंने रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया। पेश है ये खास रिपोर्ट। अल्लूरी सीताराम राजू भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल एक भारतीय क्रांतिकारी थे। उनका जन्म वर्तमान आंध्र प्रदेश में भीमावरम के पास मोगल्लू नामक गांव में 4 जुलाई 1897 को हुआ था। वो 18 साल की उम्र में ही सन्यासी बन गए थे। उन्होंने अपनी तपस्या, ज्योतिष और चिकित्सा के ज्ञान के साथ ही जंगली जानवरों को वश में करने की अपनी क्षमता के कारण आदिवासियों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई। बहुत कम उम्र में राजू ने गंजम, विशाखापत्तनम और गोदावरी में पहाड़ी लोगों के असंतोष को अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला प्रतिरोध में बदल दिया। अल्लूरी सीताराम राजू साल 1882 के मद्रास वन अधिनियम के तो अब आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून, जहां गृह मंत्री अमित शाह रेसिंग डे परेड में हिस्सा ले रहे हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, आपने मंत्रिमंडल में देश के 31वें केंद्रीय गृह मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला।
आपकी कुशाग्रता, दक्षता व कार्य के प्रति समर्पण के लिए आपको देश के सहकारिता मंत्री का भी दायित्व सौंपा गया। केंद्रीय गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद आपने देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई साहसिक निर्णय लिए हैं। आपकी दूरदृष्टि और प्रशासनिक क्षमताओं के लिए सदैव ही आपकी प्रशंसा की गई है। आपने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के उत्थान और कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आप संगठनात्मक मामलों को प्रवीणता और निष्पक्षता से निपटाने के लिए जाने जाते हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और एक विशिष्ट क्रिकेट प्रेमी तथा स्वयं एक खिलाड़ी है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, दर्शक दीर्घा में उपस्थित दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए बल परिवार माननीय केंद्रीय गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री का हार्दिक अभिनंदन करता है। और अब परेड कमांडर कमांडेंट मुकेश यादव मुख्य अतिथि महोदय से परेड प्रारंभ करने की अनुमति लेंगे। तो आप देख रहे थे देहरादून से ये सीधा प्रसारण, जहां केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आईटीबीपी के 62वें स्थापना दिवस समारोह में रेजिंग डे परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। आपको बता दें कि आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी और भारत चीन युद्ध के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। और आईटीबीपी का जो ये दल है वो पुलिस बल है जो उच्च ऊंचाई वाले अभियानों की विशेषज्ञता रखता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और ये खबर है अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई। दुनिया के सबसे बड़े बैंक पर साइबर अटैक की खबर सामने आई है। असेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े बैंक इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना पर साइबर अटैक हुआ है। जानकारों का मानना है कि लॉकबिट के नाम से जाने वाले साइबर गिरोह पर दुनिया के सबसे बड़े ऋणदाता आईसीबीसी की अमेरिकी इकाई के खिलाफ रैंसमवेयर हमले की साजिश रचने का संदेह है। हालांकि इन सूत्रों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। चीन के इस बैंक का मानना है कि खतरा केवल अमेरिकी यूनिट पर हुआ है। हमले के परिणाम स्वरूप पूरे अमेरिकी ट्रेजरी बाजार में व्यवधान उत्पन्न हो गया है। कुछ लेन देन विफल हो गए हैं और व्यापारियों को अपने सौदे को फिर से करने के लिए कहा गया है। लेकिन खबर ये भी आ रही है कि इस अटैक से बैंक से जुड़े बड़े ग्राहक जैसे बोइंग और यूके की रॉयल मेल पर भी साइबर अटैक का खतरा गहरा गया है। इस रैंसमवेयर अटैक में फाइल को एनक्रिप्ट कर दिया जाता है और अटैकर इन फाइल्स को खोलने के लिए फिरौती की मांग करते हैं। आईसीबीसी ने अपनी वेबसाइट पर एक स्टेटमेंट में यह कहा है कि साइबर अटैक से उसके कुछ सिस्टम में खराबी आई है, लेकिन हेडक्वार्टर और विदेशों में और न्यूयॉर्क की शाखा में कोई परेशानी नहीं है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। शुरुआत व्हाइट हाउस ने गुरुवार को कहा है कि इजराइल उत्तरी गजा के कुछ हिस्सों में प्रतिदिन 4 घंटे के लिए सैन्य अभियान रोकने पर सहमत हो गया है, लेकिन उसने संघर्ष में कमी लाने का कोई संकेत नहीं दिया है। इस संघर्ष में अब तक हजारों लोग मारे गए हैं। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने इसे महत्वपूर्ण कदम बताया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि गजा में सैन्य अभियानों को रोकने का मकसद क्षेत्र में भोजन, पानी और दवा समेत अन्य राहत सामग्री पहुंचाना है। बाइडेन ने कहा है कि प्रतिदिन 150 ट्रकों के जरिए राहत सामग्री पहुंचाने का लक्ष्य है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका का फोकस मानवीय आपूर्ति और सहायता को बढ़ाना है। इराक में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाकर 3 हमले किए गए हैं, हालांकि इनमें कोई हताहत नहीं है। खबरों के मुताबिक इजराइल हमास संघर्ष शुरू होने के बाद से एक ही दिन में अमेरिकी संपत्तियों पर यह बड़ा हमला हुआ है। बगदाद में अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता और इराक में तैनात अमेरिकी नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय सेना ने हमलों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इजराइल और हमास संघर्ष के बीच यमन के हूती ने इजराइल के विभिन्न ठिकानों पर
गुरुवार को बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। समूह के सैन्य प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी है। इस पर इजराइल की सेना ने कहा है कि एक अज्ञात ड्रोन ने दक्षिणी शहर इलियट के एक रिहायशी इमारत पर हमला किया है, जिससे इमारत को हल्की क्षति पहुंची है। इसी के साथ न्यूज 10 में इतना ही। फिलहाल मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक